ये बात एक गुमनाम मजदूर की कही हुई मानी जाती है। मैंने सुना है कि जब ये पूरा हो जाएगा तो हमारे हाथ काट दिए जाएंगे। जरा सोचिए, एक फुसफुसाहट, एक डर जो दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे के बनने की कहानी के साथ साथ चल रहा था। पर क्या इसमें कोई सच्चाई थी? यही सिर्फ एक अफवाह थी। और अगर ये अफवाह थी भी, तो इसके पीछे की असली कहानी क्या हो सकती है? तो आज हम बात करेंगे ताजमहल की। लेकिन इसे सिर्फ एक इमारत की तरह नहीं देखेंगे। हम इसे देखेंगे एक सम्राट के वादे की तरह, एक अटूट प्रेम की कहानी की तरह, और हाँ, उन हजारों गुमनाम कारीगरों के हुनर की दास्तां की तरह जो संगमरमर में हमेशा के लिए कैद हो गईं। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1631 से। उस वक्त मुगल सल्तनत अपने चरम पे थी, लेकिन उसके बादशाह शाहजहां, उनका दिल पूरी तरह टूट चुका था। अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल, उनको खोने का गम इतना गहरा था, इतना ज्यादा कि कहते हैं बादशाह के बाल रातों रात सफेद हो गए। और अगले 2 साल वो सिर्फ गम में डूबे रहे। और इसी गम से, इसी दर्द से एक कसम ने जन्म लिया, एक जिद पैदा हुई कि एक ऐसी यादगार बनाई जाएगी जैसी इस धरती पर पहले कभी किसी ने न देखी हो। ये गम को मोहब्बत की एक अमर निशानी में बदलने की कहानी थी। और ये कोई छोटा मोटा वादा नहीं था, इसे पूरा करने में दशकों लग गए। देखिए, 1631 में मुमताज महल की मौत होती है और कसम ली जाती है। अगले ही साल 1632 में काम शुरू हो जाता है, और फिर 22 साल की लगातार मेहनत के बाद मुख्य मकबरा जाकर तैयार होता है। ये सफर आखिरकार 1666 में शाहजहां के दफनाए जाने पर पूरा हुआ। तो सवाल ये उठता है कि उस दौर में, जब आज जैसी कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, दुनिया का एक अजूबा बनाने की प्लानिंग आखिर की कैसे गई? सच कहूं तो ये चुनौती ही अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं थी। इसके लिए शाहजहां ने उस जमाने के बेस्ट माइंड्स को एक जगह इकट्ठा किया, एक ड्रीम टीम बनाई। माना जाता है कि इसके लीड आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। उनके साथ थे डिजाइन सुपरवाइजर मीर अब्दुल करीम, और खास तौर पर तुर्की से बुलाए गए डोम स्पेशलिस्ट इस्माइल खान। इन सबने मिलकर इस्लामिक, फारसी और मुगल आर्किटेक्चर का एक ऐसा संगम तैयार किया जो आज तक बेजोड़ है। और देखिए, उस वक्त की इंजीनियरिंग कितनी दूर की सोचती थी। ताज की जो 4 मीनारें हैं वो एकदम सीधी नहीं हैं, बल्कि हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। क्यों? ताकि अगर कभी कोई जबरदस्त भूकंप आए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरें, मुख्य मकबरे पर नहीं। कमाल है ना? पर शायद सबसे बड़ा चैलेंज जो इंजीनियर्स के सामने था, वो था इसका गुंबद। एक ऐसा गुंबद जिसका वजन 12,000 टन हो, यानी हजारों हाथियों के बराबर, लेकिन देखने में ऐसा लगे मानो हवा में तैर रहा हो। ये कैसे मुमकिन हुआ? तो इसका हल निकाला गया, और क्या कमाल का हल था। एक बहुत ही जीनियस सिस्टम, जिसे कहते हैं डबल डोम सिस्टम। मतलब गुंबद के अंदर एक और गुंबद। जो बाहर वाला बड़ा गुंबद है, वो तो हमें वो शानदार आलीशान लुक देता है जिसे हम सब पहचानते हैं। और जो अंदर वाला छोटा गुंबद है, वो अंदर के कमरे की छत को सही अनुपात में रखता है, ताकि वो बहुत ज्यादा बड़ी और खाली न लगे। इस एक तरकीब से 12,000 टन का वजन भी संभल गया, और वो खूबसूरती भी मिल गई जो आज तक बेमिसाल है। तो चलिए, इंजीनियरिंग का ये कमाल तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं उस सामान की, उस मटेरियल की, जिसे दुनिया के कोने कोने से इकट्ठा किया गया था इस सपने को हकीकत बनाने के लिए। ताज की जो पहचान है, यानी वो चमकता हुआ सफेद संगमरमर, वो राजस्थान के मकराना से लाया गया था। और कैसे? 300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके, वो भी 1000 हाथियों के एक पूरे काफिले के जरिए। जरा कल्पना कीजिए उस मंजर की। तपती धूप, मुश्किल रास्ते और हफ्तों लंबा सफर। और ये सिर्फ एक भारतीय प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक तरह का ग्लोबल प्रोजेक्ट था। इसमें 28 तरह के कीमती पत्थर जड़े गए। अफगानिस्तान से नीला लाजवर्द आया, चीन से हरा जेड, तिब्बत से फिरोजा, श्रीलंका से नीलम। इसने तो मानो दुनिया भर की खूबसूरती को अपने अंदर समेट लिया था। मटेरियल और इंजीनियरिंग तो ठीक है, पर अब बात करते हैं इस कहानी के असली दिल की। उन हजारों कारीगरों की, उन हाथों की, जिन्होंने सपने को सच में तराशा। 20,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 20,000 परिवार हैं, 20,000 जिंदगियां हैं, 20,000 अनकही कहानियां हैं, जो सब की सब बस एक ही मकसद के लिए जी रही थीं। और ये कोई आम मजदूरों की भीड़ नहीं थी। ये अपने अपने फन के माहिर लोगों का एक पूरा शहर था जो यमुना किनारे बस गया था। इसमें 5,000 तो सिर्फ पत्थर काटने वाले थे, 3,000 माहिर राजमिस्त्री,
2000 मूर्तिकार और 1000 से ज्यादा जड़ाई के एक्सपर्ट्स सब मिलकर एक धुन में काम कर रहे थे। ताज की दीवानों पर जो आप बारीक फूलों की नक्काशी देखते हैं, वो पिएट्रा ड्यूरा नाम की एक बेहद मुश्किल तकनीक से बनाई गई है। इसमें होता यह है कि पहले संगमरमर पर डिज़ाइन बनाया जाता है, फिर उसे बहुत बारीकी से खोदा जाता है। इसके बाद कीमती पत्थरों को एकदम सही नाप में काटकर उन खांचों में एक खास गोंद से चिपकाया जाता है, और अंत में ऐसी ज़बरदस्त पॉलिश की जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि पत्थर कहाँ जुड़ा है। ये सब इतना बारीक काम था कि कभी-कभी एक छोटा सा फूल बनाने में भी महीनों लग जाते थे। अब हम आते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक हिस्से पर। स्मारक तो बन गया, लेकिन उसे बनाने वाले की किस्मत ने एक बहुत ही क्रूर मोड़ ले लिया। सोचिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है। ताजमहल के पूरा होने के सिर्फ 5 साल बाद 1658 में शाहजहां को उनके ही बेटे औरंगजेब ने तख्त से हटा दिया और उन्हें पास के आगरा के किले में कैद कर दिया। और उनकी कैद कैसी थी? उनकी कोठरी में एक खिड़की थी, और उस खिड़की से सिर्फ एक ही चीज नजर आती थी, नदी के उस पार खड़ा ताजमहल। अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल उन्होंने बस उसी खिड़की से अपनी मोहब्बत की निशानी को देखते हुए गुजार दिए। 1666 में जब उनकी मौत हुई तो उन्हें मुमताज के बगल में ही दफना दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि ताजमहल हर तरफ से एकदम सिमेट्रिकल, यानी एक जैसा है। बस एक ही चीज है जो सिमेट्री को तोड़ती है, और वो है शाहजहां की कब्र, जो बाद में वहां बनाई गई। लेकिन शायद यही इस कहानी का सही अंत था। आखिरकार वो अपने मोहब्बत के पास जो पहुंच गए। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ताजमहल क्या है? क्या ये सिर्फ संगमरमर की एक खूबसूरत इमारत है, या फिर ये एक ऐसे इश्क की कहानी है जो मौत से भी ज्यादा ताकतवर साबित हुआ? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन एक बात तो तय है, महान चीजें सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बनती। वे बनती हैं प्यार से, दुख से और इंसानी जज्बे से, और शायद इसीलिए वो वक्त से भी ज्यादा ताकतवर होती हैं।